देखो आज का सेशन अपन ने चालू कहाँ से किया। मैंने बोला ऑफर कंटेन्स व्हाट, एन ऑफर कंटेन्स अ हिडन प्रॉमिस। अपन ने फिर इस हिडन प्रॉमिस को थोड़ा सा एक्सपांड किया और उसको बुलाया इंटेंशन। कोई बता सकता अपन किसके इंटेंशन की बात कर रहे हैं? वेरी गुड, ऑफरर के इंटेंशन की बात करें, इंटेंशन ऑफ द ऑफरर। समझ आया क्या? इंटेंशन ऑफ द ऑफरर। कितने टाइप के इंटेंशन है? दो है, एक है बोनाफाइड और मेलाफाइड। बराबर। बोनाफाइड का मतलब इन गुड फेथ, और मेलाफाइड का मतलब इन बैड फेथ। मतलब तुम्हारा इंटेंशन पहले से या तो बुरा है या तो फिर तुम्हारा इंटेंशन पहले से ही अच्छा है। तो बोनाफाइड वाली चीज पॉजिटिव है, दैट इज गुड फेथ, दैट इज अच्छा इंटेंशन होना। और मेलाफाइड मतलब बैड फेथ, दैट इज नेगेटिव, दैट इज इंटेंशन बुरा होना। तो ये हो गया इंटेंशन। इंटेंशन ऑफ टू काइंड्स, दैट इज वन इज बोनाफाइड एंड अदर वन इज मेलाफाइड। ये समझा क्या? ये ऑफरर के इंटेंशन की बात करें। अब इसको अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर के हिसाब से देखें, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो जब ऑफरर ऑफर करता और उसके दिमाग में ये चीज चल रही कि वो परफॉर्म करेगा, जब ऑफरर ऑफर करता है और उसके दिमाग में ये चीज चल रही कि ही विल परफॉर्म, मतलब ही थिंक्स दैट द ऑफर इज बाइंडिंग ऑन हिम। अगर ऐसा सोचा तो वो सही सोच रहा है। इसका मतलब क्या? जब मैंने तुमसे ये प्रॉमिस किया कि मैं तुमको लॉ पढ़ाऊंगा, तो आज समवेयर बैक ऑफ द माइंड इंटेंशन है कि मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो। बस वही पढ़ रहे हैं अपन। और बैड फेथ कब बोलेंगे अपन इसी चीज को? जब मैंने सिर्फ ऑफर किया लेकिन आई हैड नो इंटेंशन टू परफॉर्म। ये समझा क्या? देखो, बोनाफाइड तब बोलेंगे जब देयर इज एन इंटेंशन टू परफॉर्म, और मेलाफाइड तब बोलेंगे जब देयर इज नो इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। ये समझा कि नहीं समझा? इंटेंशन टू परफॉर्म का मतलब क्या होता है? जो हम ऑफर कर रहे हैं और वो ऑफर अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन जाएगा दोनों पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट। अभी अपन सिर्फ अग्रीमेंट पे, अपन कॉन्ट्रैक्ट पर गए नहीं। मेरी बात समझी क्या? मैंने जब तुमको कोई चीज ऑफर की और तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वी आर इनटू एन, एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो जब हम दोनों अग्रीमेंट में हैं, वी आर इन एन अग्रीमेंट, मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है? प्रॉमिस। बराबर है। अब कुछ प्रोमिस ऐसे रहते जो लोग निभाते, और कुछ प्रोमिस ऐसे रहते जो लोग नहीं निभाते। तो प्रॉमिस इफ मेड विथ एन इंटेंशन टू परफॉर्म, प्रॉमिस इफ मेड विथ एन इंटेंशन टू परफॉर्म, मतलब हमारा प्रॉमिस करने का मोटिव क्या था? कि हम परफॉर्म करेंगे। तो दैट इज नथिंग बट बोनाफाइड। अभी समझा? इन दिस चैप्टर। और अगर प्रॉमिस तो किया था मगर बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था? परफॉर्म करने वाला हूं नहीं मैं, तो फिर मेलाफाइड। अभी समझा? पक्का? तो देर इज एन इंटेंशन टू परफॉर्म एंड देर इज नो इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग। समझा? पक्का? कल का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन। तो कितनी पार्टीज थी? उन्हीं ही चाहिए। To form an agreement there must be two parties. To form an agreement there must be, one should be ऑफरर। कौन रहता? जो ऑफर करता। किसको ऑफर करता? देखो, जिसको भी वो ऑफर करता है उसको ऑफरी बुलाते। मतलब जिसको ऑफर किया वो बन जाता ऑफरी। ऑफरी के पास में कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? एसेंट और, वेरी गुड, एसेंट और डिसेंट। एसेंट का मतलब, डिसेंट का मतलब, और अगर उसने एसेंट दिया मतलब उसने क्या किया? ऑफर। ऑफर कर लिया, एक्सेप्ट क्या कर लिया? और जैसी वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, ऑफर और बन जाएगा, क्या बन जाएगा? और ये ऑफर ही बन जाएगा। ये कुछ समझ आया क्या?
कोई मुझे फर्क बता सकता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग एन ऑफरर एंड बीइंग एन प्रॉमिसर? बताओ। कुछ और थोड़ा डीप मीनिंग दे सकते हैं उसको, बोल। हाँ, मतलब वो ज्यादा में बेच नहीं सकता बाद में, मतलब वो अपने ऑफर किए गए ऑफर को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, कुछ और थोड़ा सा और। वेरी गुड, ये अच्छा था। इसने क्या बोला कि सर आपने कोई चीज़ 100 रुपये में ऑफर की किसी को, तो अब आपको वो चीज़ 100 रुपये में ही बेचनी पड़ेगी अगर अगले ने ऑफर एक्सेप्ट किया तो। सर आप 100 को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपने ऑफर कितने का किया था, 100 का, तो आप अपने ऑफर से पीछे नहीं हट सकते। वो 200 की भी हो जाए तो तुमको उसको कितने में देना पड़ेगा, 100 में, क्योंकि तुम्हारा अग्रीमेंट कितने में हुआ था, 100 रुपये में। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ बोल। ऑफर कैन नॉट बी चेंज्ड वंस एक्सेप्टेड, ऐसा लाइन रहता वो। ऑफर चेंज नहीं हो सकता अगर ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है तो। ये समझा क्या? ऑफर चेंज नहीं होता अगर ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है तो। जो मैंने तुमको इंक्वायरी के वक्त बताया था, अब उन चीजों में मैं चेंज नहीं कर सकता। रीजन क्या है? क्योंकि तुम एक्सेप्ट कर चुके हो जितना मैंने बताया था, अब उसमें मैं कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे मान लो अगर मैंने तुमको बोला था कि तुम्हारी 200 प्लस टेस्ट होंगी ऑन 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, 200 प्लस टेस्ट होंगी इन 12th स्टैंडर्ड, अगर मैंने ये तुमको प्रॉमिस किया था, मतलब ये ऑफर दिया था, और तुमने इसी को सुन के क्लास लगाया, अब मैं बोल रहा कि नहीं 200 नहीं पॉसिबल है बेटा, 100 ही होंगी, तो तुम क्या बोलेंगे? गलत किया। अभी समझा क्या? ये वाली चीज होगी। तो व्हाट आई हैव ऑफर्ड, यू यू विल स्टिक ऑन टू दैट ओनली, कि भाई हाँ तुम उस चीज को सीरियसली ले लेंगे, और मुझे भी उस चीज को सीरियसली लेना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज, तुमने कोई करियर ऑप्शन चूज कर लिया, यू हैव टू बी एज सीरियस एज यू आर इन अदर थिंग्स फॉर दैट करियर। थोड़ा सा टिप और। वेरी गुड। ऑफरर के पास में अपॉर्चुनिटी है टू टेक अ स्टेप बैक, मतलब वो अपना ऑफर रिवोक कर सकता, विथड्रॉ कर सकता। वेरी गुड। और दूसरा, प्रॉमिसर, उसके पास में कोई अधिकार नहीं है। ये सबसे मुद्दे का फर्क है जो इधर आता, जो इसने बोला। अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑफरर एंड अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉमिसर। तो ऑफरर और प्रॉमिसर के बीच का फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्रॉमिसर अपने ऑफर से पीछे नहीं हट सकता, और ऑन दी अदर हैंड ऑफरर हट सकता। ये समझा क्या? कोई बता सकता है इसकी वजह क्या है? कोई बता सकता है इसकी वजह क्या है? बोल वेदिका। एक्सेप्ट हो चुका तो क्या बन चुका? पॉइंट मिस कर दिया, पहुंच गई थी तू। बोल। वेरी गुड, अग्रीमेंट बन चुका। अभी समझ आई क्या बात? ऑफर था पहले, फिर प्रॉमिसी सॉरी ऑफर ही ने क्या कर लिया उसको एक्सेप्ट, ये लिखा ना अपन ने एसेंट, ऑफर ही ने क्या कर लिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये ऑफर तुरंत क्या बन गया? प्रॉमिस। ये समझा क्या? तो दोनों के बीच में क्या हो गया? एक, समझा क्या? एक स्टेटमेंट लिखो, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है, तुम्हारी बुक का है। एक स्टेटमेंट लिखना है, ये इतना ही था, इंटेंशन वाला पार्ट इतना ही था। तुम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखो, एक लाइन छोड़ के लिखना, इंटेंशन के नीचे एक लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर। बेटा वहां से उठ जा और इधर बैठ जा कहीं पे दूसरी जगह पर, 5-5 लोग मत बैठो, फंसो मत वहां पे। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर, कॉमा, is like, acceptance to an offer is like a lighted matchstick, a lighted matchstick. Acceptance to an offer is like a lighted matchstick is to a train, is like a lighted matchstick is to a train.
ऑफ गन पाउडर। पूरा रिपीट कर रहा मैं सेंटेंस, एक बार ध्यान से सुनना। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। लिखा कि नहीं लिखा? सोचो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और मैं बता दूं लाइटेड मैच स्टिक का मतलब होता माचिस। अब सोचो, मेरे को नहीं लगता कि गन पाउडर का मतलब बताना पड़ेगा। बताओ ना स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मेरे को बताओ। व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ अ लाइटेड मैच स्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर? तुरंत ब्लास्ट होएगा, बराबर है? वैसे ही एक्सेप्टेंस है ऑफर के लिए, मतलब एक्सेप्टेंस माचिस है और ऑफर गन पाउडर है, तो क्या होगा तुरंत? मतलब बनेगा एक अग्रीमेंट। अब समझा क्या? ये स्टेटमेंट बुक का है, मैंने मन से नहीं बनाया, किताब में दिया हुआ है। सो एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर इज लाइक अ लाइटेड मैच स्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तुरंत रिएक्ट करेगा, मतलब जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया वो तुरंत क्या बन जाएगा? एक अग्रीमेंट बन जाएगा। तुरंत क्या बनेगा? एक। अब मेरे को बताओ, अग्रीमेंट से पहले वो क्या था? ऑफरर था, वो महज एक ऑफर था। अग्रीमेंट के बाद वो क्या बन गया? प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस सर में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया। अभी समझ आई बात? तो अगर इंपॉर्टेंट कोई वर्ड है तो वो है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होने से पहले ऑफर को हम वापस ले सकते हैं, लेकिन एक बार जो अग्रीमेंट हो गया तो फिर आप उसको पीछे नहीं हट सकते। बात समझ आई क्या? once the agreement is made it cannot be revoked। रिवोक का मतलब होता आप उससे पीछे नहीं हट सकते। क्लियर है क्या ये? पक्का समझ आया? पक्का? ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब फ्रेश हेडिंग डालो वापस से, OFFER, ऑफर। ऐसी हेडिंग डालना, देखो उधर बोल्ड लेटर्स में ऑफर, और उधर लिखने का सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, दैट इज क्लॉज ए, सॉरी। तुमने वो सब लिखा नहीं क्या उसमें? इंटेंशन टू परफॉर्म लिखा ना? इंटेंशन टू परफॉर्म लिखा क्या बोनाफाइड में और मेलाफाइड वाले में? वेरी गुड, ठीक है। ऑफर, ऑफर टू ए ऑफ विच एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये काय का है? ऑफर का सेक्शन है। काय का है? ऑफर का सेक्शन है। अब अपन जो लिखने जा रहे हैं वो है सारे ऑफर के रूल्स। क्या है? रूल्स एज टू ऑफर। अगेन एक लाइन लिखो, रूल्स एज टू ऑफर। ऐसा लिखो उधर, देखो पहले, रुक जाओ। रूल्स एज टू वैलिड ऑफर, ऐसा लिखना। रूल्स एज टू अ वैलिड ऑफर, कि कब हम एक ऑफर को वैलिड मानेंगे, ऐसा। समझा? पढ़ते आगे। पहला रूल लिखो, ऑफर मस्ट बी capable of creating legal relation। Offer must be capable of creating legal relation। Offer must be capable of creating a legal relation। हेडिंग डाला? बताऊं इसमें लीगल का क्या मतलब है? तुम बताओ, बोलो। चलो और एक क्लू,
यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज करना है, ऑफर और लीगल। अब बताओ, जो लॉ की नज़र में सही है वो एक लीगल ऑफर है, बराबर है, और जो लॉ की नज़र में सही ना हो वो इलीगल ऑफर है। तो इससे हमको तीन बातें सीखने मिलती। सर आपने बताई तो दो ही है, मगर तीन सीखने मिलेंगी, बता रहा कैसे। लॉ हमको बताता दो ही चीज़ें हैं, क्योंकि एक के बारे में वो क्या रहता, याद है ना, ये तो अपन ने थोड़ा डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है एसपी में। ठीक है, तो लॉ के अंदर लॉ दो चीज़ें बताता। पहली चीज़ लॉ बताता कि क्या लीगल है, क्या चीज़ें लीगल है, ये बताता लॉ। ठीक है, दूसरी चीज़ लॉ क्या बताता, क्या चीज़ें, मतलब लॉ ने लीगल और लीगल चीज़ों की और इलीगल चीज़ों की क्या बनाई हुई है, लिस्ट बनाई हुई है। ये समझा क्या? लीगल मतलब, इलीगल मतलब, वेरी गुड। लॉफुल मतलब, इलीगल मतलब, क्लियर है क्या? जिन चीज़ों के बारे में लॉ साइलेंट है उन चीज़ों को सीधा बोला गया, क्या बोला, क्या बोला, ये कुछ समझ आई क्या बात? वॉइड मतलब जिसके बारे में लॉ साइलेंट रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा, ना अच्छा बोलने वाला है ना बुरा बोलने वाला है। लेकिन जिन चीज़ों के बारे में लॉ ने अच्छा बोला वो क्या है, जिन चीज़ों के बारे में लॉ ने बुरा बोला वो क्या है। इसका मतलब क्लियरली लॉ तुमको पिक्चर बता रहा कि ये तुम करना चाहिए या ये तुम कर सकते हो बोलो, और दूसरा बता रहा लॉ कि ये तुमने नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को अगर तुमने किया तो तुमको लगेंगी, और ये समझा गया, अगर तुमने वो चीज़ की तो तुमको लगेंगी पेनल्टी या तो लगेंगी पनिशमेंट। ये क्लियर अगेन। अगर तुमने लीगल चीज़ें की तो कोई एक्शंस लिया जाएगा क्या तुम्हारे खिलाफ? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। अब तुम बताओ तीनों में से ऑफर कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पक्का? देख लो, साइलेंट होना चाहिए ऑफर, ऑफर होना चाहिए लीगल। एक और चीज, एक और वर्ड लिख देता मैं, देखो वैलिड के नीचे एक और वर्ड आता जिसका नाम है एनफोर्सिएबल, और इनवैलिड के नीचे आता अनएनफोर्सिएबल। इसका मीनिंग बताएंगे, एनफोर्सिएबल और अनएनफोर्सिएबल, बोलो। लीगल को एनफोर्स कर सकते, इलीगल को एनफोर्स नहीं कर सकते, ये समझा नहीं मैं। इलीगल लॉ होता है क्या? वर्ड्स गलत लिख रहे हैं ना, वर्ड्स गलत बोल रहा, बस चीज एकदम सही है, वर्ड्स गलत बोल रहा। लॉ ने बताई कुछ चीजें जो लीगल है, तो लीगल चीजें होती है एनफोर्सिएबल, एकदम करेक्ट, मतलब उसको अप्लाई किया जा सकता है। लॉ ने बताई कुछ चीजें इलीगल है, लॉ इलीगल नहीं है। देखो समझा क्या तूने क्या गलत बोला? लॉ ने बताई कुछ चीजें जो इलीगल है, और इलीगल चीजें अनएनफोर्सिएबल होती है, या तो बोलो नॉट एनफोर्सिएबल होती है। क्योंकि अगर ऐसी चीजों को एनफोर्स कर दिया तो लीगल और इलीगल में कोई फर्क, एक पर्सपेक्टिव है मेरा, मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो दुनिया में दो चीजें हैं ना, इसके वजह से एक दूसरे का इंपॉर्टेंस है। एक सोचो कि अगर दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा हो तो अच्छाई का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि सभी अच्छे हैं। अनकॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि सभी अच्छा है। तो जब सभी अच्छा है तो बोरिंग हो जाएगा। तो अच्छा है तो दुनिया में क्या है? बुरा। क्योंकि दुनिया में बुरा है इस वजह से अच्छाई का इंपॉर्टेंस है। समझा क्या? क्योंकि दुनिया में अच्छा है इस वजह से बुराई का कोई इंपॉर्टेंस दे सकते क्या? नहीं दे सकते। तो इन शॉर्ट, इफ देर आर टू थिंग्स देन ओनली इट कैन वर्क।
सिंगल चीज रही ना तो कभी काम नहीं चलेगा, सिर्फ बुराई रहा तो फिर बुराई का भी कोई कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सभी बुरे हैं। या फिर अच्छा रहा तो सभी की सभी अच्छे हैं। इसके लिए दोनों पैरेलली काम करते हैं, दुनिया में अच्छाई भी है और दुनिया में बुराई भी है। ये थोड़ा एक पर्सपेक्टिव है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ये मेरा सोचना है कि भाई दुनिया में अच्छाई का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं कंपेयर करने के लिए क्या है, बुराई है। अगर मैं बुराई को गायब कर दूं कंप्लीट तरीके से तो दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा रहेगा, और ऐसा सोचना मिथ है। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होना एक मिथ है। हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कदम कदम पर सारे ही लोग कुछ ना कुछ गलत तो करते, तभी हम भगवान से अलग है ना। इसके लिए भगवान और हम में फर्क है। हाँ, अभी ये ऐसा मेरा सोचना है, ये मेरे पॉइंट्स ऑफ। तो वैसे ही कुछ लॉ है, लॉ बोलता कि देखो दुनिया में जब दोनों चीज़ें बनाई गई तो मेरे को दोनों को सोचकर कुछ बताना पड़ेगा। सिर्फ एक चीज़ को सोचकर नहीं बोल सकता मैं, या फिर एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करके कोई चीज़ नहीं बता सकता। तो लॉ ने बोला मैं दोनों पे कमेंट करूंगा। काय का पे, लॉफुल पे भी कमेंट करूंगा और अनलॉफुल पे भी कमेंट करूंगा। मैं लीगल पे भी कमेंट करूंगा और मैं इलीगल पे भी कमेंट करूंगा। मैं वैलिड पे भी कमेंट करूंगा और मैं इनवैलिड पे भी कमेंट करूंगा। मैं एनफोर्सिएबल पे कमेंट करूंगा और इन अनएनफोर्सिएबल पर भी कमेंट करूंगा। समझा क्या ये? अब लिटरल मीनिंग ऑफ व्हाट इज एनफोर्सिएबल। तो तुम्हारे हिसाब से, अगेन तुम्हारे हिसाब से हमारे ह्यूमन जैसे हम लीड करें इंसानी लाइफ में, और तुमने जो लाइफ लीड किया है अभी तक के, उसमें कोई भी चीज फोर्सफुली करवाने की अथॉरिटी किसके पास है? पुलिस के पास, या बोलो जुडिशियरी के पास। इन शॉर्ट पुलिस भी आ जाएंगे उसी में। तो किसके पास है? बोले जुडिशियरी के पास। मतलब कोर्ट कोई भी चीज जबरदस्ती करा सकता, पुलिस वाले कोई भी चीज जबरदस्ती करा सकते। सर कोई भी थोड़ा गलत वर्ड हो रहा, अब बोलो क्या सही करना है इसको? फोर्स करवा सकते कौन? पुलिस और कोर्ट दोनों भी चीजें फोर्सफुली आपसे करवा सकते हैं, और जब वो बोलेंगे तो आपको वो चीज करनी ही, ऐसा है वो। ये समझा क्या? तो यहाँ पर हम जब वर्ड यूज करते एनफोर्सिएबल, उसका मतलब ये होता कि अगर मैंने और इसने कोई अग्रीमेंट किया, मैंने और शर्मा जी ने कोई भी अग्रीमेंट किया, और शर्मा जी ने अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं किया, कि मान लो अगेन कि मैंने शर्मा जी को कुछ ऑफर किया था, शर्मा जी बोले ठीक है ना सर मैं आपके पैसे चुका दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने उसको वो चीज़ दे दी, लेकिन शर्मा जी पैसे नहीं दे रहे, तो मैं किसके पास जा सकता? पुलिस के पास जा सकता, मैं पक्का जा सकता। अब सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज, मैंने शर्मा जी को ड्रग्स बेचे, जा सकते कि नहीं जा सकते? क्योंकि ये कौन सी वाली लिस्ट में चला जाएगा, बस यही फर्क है। कि अगर कोई ऐसी चीज होती, जैसे मान लो मैं शर्मा जी को फ्रूट्स बेचता, तो जा सकता था ना मैं? कहाँ जा सकता था? कोर्ट जा सकता ना? कोई प्रॉब्लम है क्या कोर्ट जाने में? कोर्ट मेरे को पकड़ेगा क्या? क्योंकि मैंने एक लॉफुल चीज में ट्रेडिंग किया है, या फिर एक लॉफुल चीज के लिए अग्रीमेंट किया है। ये समझा? हाँ, लेकिन इन केस अगर इफ इट्स अबाउट ड्रग्स, देन ऑब्वियसली डायरेक्टली क्या है, वो इलीगल है, बराबर है। इलीगल है इस वजह से क्या है, अनएनफोर्सिएबल, या बोलो अनलॉफुल। ये समझा क्या? अब जितने टर्म्स मैंने एक ही बात के लिए बार बार लिखे, उसमें वो सारे टर्म्स एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लीगल, लॉफुल, वैलिड, एनफोर्सिएबल। ये सारे एक ही बात को जस्टिफाई करते, वो है लीगल। ये समझा ना? मतलब जो लॉ की नज़र में सब सही है। ये क्लियर है? फिर वर्ड्स आते इलीगल, अनलॉफुल, इनवैलिड, अनएनफोर्सिएबल। ये अगेन एक कैटेगरी ऑफ वर्ड्स है, मतलब ये सारे एक ही वर्ड से बिलोंग करते, दैट इज इलीगल, या फिर बोलो जो सही नहीं है लॉ के अनुसार। ये क्लियर है क्या? पक्का? मगर कुछ ऐसी भी बातें हैं जिसके बारे में लॉ ना ही बोलता कि ये लीगल है, ना ही बोलता कि ये इलीगल है। वो बातों को लॉ ने बोला है कि वो बातें मेरे स्कोप से बाहर है, इस वजह से वो वॉइड है। क्या है? VOID। क्लियर है? पक्का? तो सर
अब बताओ एनफोर्सिएबल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ एनी अग्रीमेंट, मतलब जब किसी ने तुम्हारा वादा तोड़ा, तो तुम्हारे पास में एक ऑप्शन है कि तुम उस पर्सन के खिलाफ कोर्ट जाकर या पुलिस स्टेशन जाकर एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते। फिर आगे का मैटर कौन देखेगा, कोर्ट या पुलिस। ये समझा क्या। उसको बुलाया जाएगा और उसको बोला जाएगा कि तुझे परफॉर्म करना पड़ेगा। इसको बोलते एनफोर्स करवाना। ये समझा क्या, समझा पक्का। तुमने एक लॉफुल चीज के लिए अग्रीमेंट किया था, लेकिन एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, दूसरी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया, जिसको बोला जाता ब्रीच। तो इस ब्रीच के लिए अगर तुम कोर्ट जा सकते हो, ऐसे अग्रीमेंट्स को लेकर अगर तुम पुलिस स्टेशन या कोर्ट जा सकते हो, देन दीज अग्रीमेंट्स आर एनफोर्सिबल बाय लॉ। ये समझा। एग्जाम्पल, क्या लोन देना गलत है? नहीं है ना, पक्का गलत नहीं है ना। तो मैंने जो दरवाजा लगा हुआ है बाहर, वो सामने जो दरवाजे को सील किया हुआ है, उस दरवाजे पर नोटिस लगा हुआ था। उस ज्वेलर को मैंने भी पैसे दिए थे, मैंने लोन दिया था, वो मुझे ब्याज दे रहा था। कुछ गलत है? कुछ भी गलत है क्या? मैंने बैंक से पैसे दिए थे, अब कुछ गलत है? मैंने सारा पेपर वर्क किया है, मतलब वाइट में पैसे दिए हुए, कुछ गलत है क्या? अब उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने क्या करना चाहिए? ये बात समझ आई क्या? क्या करना चाहिए? सूट फाइल करना चाहिए सर, आपने कोर्ट जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए, नहीं तो फिर पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। मैंने वही किया, मैंने सारे जेरोक्सेस निकाले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, पुलिस स्टेशन को एक एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन को जोड़ा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और उनको एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दी। पुलिस वालों ने मुझे कुछ भी नहीं बोला। इसका मतलब जो मैंने किया वो सारा क्या था? एग्जैक्टली माय पॉइंट। वो क्या था? लीगल था। लीगल था मतलब वो था सारा के सारा एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या बोलते हैं उसको? भी समझ आया क्या? पक्का। लेकिन सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तो लोन दिया लेकिन वो जाते ही नहीं सर पुलिस कंप्लेंट करने, क्योंकि वो अपना काला पैसा देते हैं, ब्लैक में पैसा देते हैं वो लोग। जब वो ब्लैक में पैसा देते हैं ऐसे लोगों को, तो वो कोर्ट नहीं जा सकते। रीजन, कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले कोर्ट उनको पकड़ेगा। समझा क्या? कंप्लेंट करने वाले को। हाउ? रीजन क्या है सर? ब्लैक मनी। सर क्योंकि उसके पास में उसका कोई रिकॉर्ड। ये समझा। तो सबसे पहले कोर्ट उसको पकड़ेगा और फिर बाद में चलाएगा केस उसके खिलाफ जिसने पैसे डुबाए। ये समझा? पक्का समझा क्या? अब क्या, एनफोर्स करवाने में दो चीजें आती है अगेन, कि कोर्ट उसको बुलाता, जैसे इस इंसान को भी कोर्ट ने बुलाया था। कोर्ट ने उसको बोला, भाई देख, अगर हम कैश की बातें छोड़ दें तो बैंक के भी तूने काफी पैसे लिए हैं और लोगों के वाइट के पैसे भी तूने काफी लिए हैं, तो तेरे को वो पैसे चुकाने पड़ेंगे। वो बोलता मेरे पास में चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोर्ट ने दे दी उसको सजा और सारी उसकी जितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है वो कर ली जब्त। अब जब्त ये वर्ड सुबह पढ़ चुके तुम ऑलरेडी, मतलब कर लिया सारा एसेट फॉर फीट। एग्जैक्टली, मतलब तुमने सारे एसेट्स कर लिए उसके जब्त। कोर्ट ऐसा कब कर सकता? पहली चीज, कोर्ट ने उसको मौका दिया, हाँ, बुलाया और उसको क्या बोला? पैसे चुका दे, मैटर निपट जाएगा, तेरे को सजा नहीं होगी, जो भी बस थोड़ा बहुत जुर्माना तुझे भरना पड़ेगा बस उतना रहेगा, बाकी तू फ्री, प्लस तेरे खिलाफ कोई चार्जेस भी नहीं रहेंगे। रीजन, तूने लोगों के पैसे लिए, तूने किसी का मर्डर तो नहीं किया, तूने पैसे लिए, बस तेरे से पैसे नहीं चुकाए गए, इसके लिए लोगों ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट किया है। तो कोर्ट भी उसको समझाता, भाई एक काम कर, तेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो बेच दे, पैसे चुका दे, मैटर को खत्म कर, क्लोज कर, बहुत सिंपल है। उसने बोला चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है, जबकि एसेट्स है, बट उसने मना कर दिया, है ही नहीं बोले पैसे। या फिर उसके ये बोलने का मतलब था कि जाओ मैं चुकाने वाला, हाँ, तो मतलब वो अपना किया हुआ वादा, कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। और इस चीज को हम कहाँ ले जा रहे हैं?
तो कोर्ट में ये चीज क्या कर सकते हैं आप, एनफोर्स। ये समझा? तो कोर्ट उसको क्या देगा, पनिशमेंट या फिर सजा देगा, बोलो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा, और उसको रखा जेल में। ये समझा क्या? उसने गलत किया ना, एसेट के अभी सीज हुए, उससे पूरे पैसे रिकवर नहीं हुए। समझा? अभी पॉइंट समझ आया क्या? पॉइंट सिर्फ इतना था कि व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये क्लियर है? पक्का क्लियर है? बोल अब क्या बोला। एसेट्स लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर रही, उसके केस में वही हो रहा। उसके बाद क्या होगा, उसको जेल में ही रखेंगे। फिर पैसे तो नहीं है उसके पास देने के लिए, तो तुम झटक के पैसे ला तो सकते नहीं कहीं से भी, पॉसिबल नहीं है ना, ये चीज इम्पॉसिबल हो जाएंगी। अब फैमिली भी रही अगर, तो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी अटैच करेंगे वो, लेकिन स्टिल उसके पास में इतने पैसे नहीं है जितना उसके कर्जा है। सब चीजें जोड़ ली उन्होंने, स्टिल उसके पास उसके आंख पर कर्जा इतना ज्यादा है कि वो चुका नहीं पाएगा। पूरे पैसे अगर उसने जोड़ भी लिए तो भी चुका नहीं पाएगा, और अगर होंगे भी तो उसकी चुकाने की नीयत नहीं है। तो दोनों में से जो भी है तो क्या गलती है ना, कि या तो उसने लोगों के साथ धोखा ही है एक टाइप से, तो इस 400 BC के केस में अंदर तो जाएगा। समझा? ये क्लियर है? बस दिस थिंग इज कॉल्ड एज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब और आसान आखिरी सेंटेंस। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो आप उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हो, ऐसा प्रोविजन लॉ ने दिया है। फिर से, किसी ने कोई गलत काम किया तो आप उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हो, और बस क्योंकि आप उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हो, ऐसी चीजों को लॉ ने बोला एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये समझा? पक्का? उसको कोर्ट ने पहला क्या बोला, चुका देना पैसे, निपटा मैटर को, तू जेल भी नहीं जाएगा इसमें, धीरे धीरे करके चुका दे पैसे, तेरे को टाइम दिलवाते हम। कोर्ट सेटलमेंट के लिए बैठा है। कोर्ट बोलता तेरे को लोगों से टाइम दिलवाते और प्रोटेक्शन भी देते, तेरे को कोई मारने नहीं आएगा, तेरे को सब करवाते तेरे लिए, तू सिर्फ पैसे दे। तेरा क्या? तो फिर क्या रास्ता बचा कोर्ट के पास, सजा तो देनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक के फेवर में है या अगेंस्ट में, फेवर में। वाह, मतलब लोगों के पैसे डुबाना फेवर में है। नहीं, मैं भी डुबाऊंगा फिर। हाँ, चलेगा क्या? नहीं ना, बस वही पॉइंट है ना। तो ये सारा जो उसने एक्शन किया है वो सारा पब्लिक के अगेंस्ट में, इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। समझा? पक्का क्लियर है क्या ये पॉइंट? तो अब पहला पॉइंट अपन जो पढ़ रहे थे वो ये है, ये आपने लिखा, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। लीगल रिलेशन कैसे बिल्ट होता है एक लीगल ऑफर से? इसका सिंपल मतलब ये है कि ऑफर लीगल होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, तभी जाकर के एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो पाएगा। अगर ऑफर में कुछ भी इलीगल है तो दोनों पार्टीज के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है, इलीगल है। ये समझा गया? और इलीगल अगर रिश्ता है तो उसके खिलाफ लिए जाएंगे एक्शंस डायरेक्टली। लेकिन सर पहले लीगल है, बाद में किसी एक पार्टी ने प्रॉमिस तोड़ा, प्रॉमिस तोड़ा, जो वादा किया था वो निभाया नहीं, उस केस में भी आप कोर्ट के पास जाकर उस पार्टी को फोर्स करवा सकते कि भर, तुझे ये परफॉर्म करना। क्लियर? समझा? ये नीचे का कॉपी कर लो, लॉ में लीगल, साइलेंट और इलीगल सेम एज इट इज कॉपी करना जैसा दिया हुआ है ऑब्वियसली। नहीं नहीं, रूल के अंदर ही लिखना है ये वाला पॉइंट। जल्दी लिखो थोड़ा सा। स्टेटमेंट लिखो, ओनली अ वैलिड ऑफर is capable
only a valid offer is capable of creating legal relation. Only a valid offer is capable of creating legal relation. Only a valid offer is capable of creating legal relation. उसके बाद लिखो, बोलू, agreements which are agreements which are legal, agreements which are legal, उसी में agreements which are legal are enforceable. Agreements which are legal are enforceable by law. Agreements which are legal are enforceable by law. लिखा इतना, that is, अब हिंदी में लिखना, that is, जो agreements कोर्ट ले जाए जा सकते हैं, जो agreements कोर्ट ले जाए जा सकते हैं. हिंदी में लिखना था, हिंदी इंग्लिश में लिख रहे हैं ना तुम, हिंदी को इंग्लिश में लिख रहे तुम, प्रॉपर हिंदी में लिखना था बेटा. चैटिंग थोड़ी कर रहे अपन सर के साथ. तो जो अग्रीमेंट्स कोर्ट ले जाए जा सकते हैं, इस स्टेटमेंट को जो हिंदी में लिखा आपने, मतलब जो इंग्लिश में लिखा आपने, उसको ब्रैकेट में डालो. वो देखो स्टेटमेंट कैसा बन गया, एक बार रीड करो, कोई रीड कर, शर्मा जी. जो अग्रीमेंट्स कोर्ट ले जा सकते हैं, आखिरी में, ओनली कैन बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. ओनली कैन बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. only can become valid contracts. तो अगेन, जो भी स्टोरी हमने चालू की कल और आज, अपन ने किस पॉइंट से चालू किया? सबसे पहली चीज ऑफर, बराबर है. ऑफर में क्या मिलाएंगे तो बनेगा अग्रीमेंट? वेरी गुड, एसेंट. और एसेंट का यहां मतलब है एक्सेप्टेंस. ये लिखो पहले. अगेन, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट. बी ना, एक्सेप्टेंस के नीचे लिखो सेक्शन 2B. देखो जिंदगी में 2B है, 4A आता, 4B आता, 4CB आता, फिर डायरेक्ट 4E आता. समझ आया? ऑफर के नीचे क्या आता? सेक्शन 2A. अग्रीमेंट के नीचे लिखो सेक्शन 2E. फॉर्मूला समझ आया क्या? सर आप पढ़ा रहे कॉन्ट्रैक्ट, आप लिख रहे अग्रीमेंट, तो वही तो चीज अभी अपन ने पहले रूल में लिखी ना. ऑफर कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए. तभी वो क्या क्रिएट कर पाएगा? दो पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशन. और उस लीगल रिलेशन को आप क्या बोलते हैं? एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट. एन अग्रीमेंट which is enforceable by law is called as contract. अभी समझा क्या? तो फिर कौन फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना? अग्रीमेंट
प्लस एनफोर्सिएबिलिटी बाय इज इक्वल टू, और ये बनेगा तुम्हारा सेक्शन 2H। समझ आया क्या? अग्रीमेंट प्लस enforceability by law is equal to contract, that is section 2H। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट? क्या ऐसा बोलना गलत है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैंने गलत बोला? फ्रॉम 1 and 2 हेंस प्रूव्ड। दूसरी चीज, क्या ऐसा बोलना गलत है अग्रीमेंट माइनस ऑफर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस? क्या ऐसा बोलना गलत है? अग्रीमेंट माइनस ऑफर इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस, मैंने सही बोला कि नहीं बोला? अग्रीमेंट माइनस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू ऑफर, क्या मैंने गलत बोला? नहीं ना, पक्का? कॉन्ट्रैक्ट माइनस अग्रीमेंट इज इक्वल टू एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मैंने गलत बोला? कॉन्ट्रैक्ट माइनस अग्रीमेंट इज इक्वल टू एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, क्या मैंने गलत बोला? तो ये फॉर्मूला मिलजुल के बना हुआ है, इनमें से एक भी चीज तुमने गायब की तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफर एक्सेप्टेंस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तुम मुझे एक अच्छा डिफरेंस बताओ बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एन अग्रीमेंट। तुम्हारे सामने सब कुछ है, एक अच्छा डिफरेंस बताओ बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड द अग्रीमेंट। एक अच्छा डिफरेंस। कल भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ था, याद है? सारी चीजों को सोचते हुए एक तो भी बताओ कम से कम, या फिर एक से ज्यादा आते होंगे तो चलेगा, कोशिश। अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज रिटन, अग्रीमेंट में बी ओरल एज वेल एज रिटन, ठीक है, वेरी गुड। अग्रीमेंट लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है, ये कैसे समझा तेरे को? कुछ भी नहीं लिखा ना अग्रीमेंट में। अग्रीमेंट लॉफुल भी हो सकता, अग्रीमेंट अनएनफोर्सेबल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है। सर ऐसा कैसा? अरे दाऊद भाई का भी बिजनेस चल रहा। दाऊद भाई मालूम है कौन है? उनका भी बिजनेस चल रहा, बहुत जबरदस्त, समझा क्या? बहुत पैसा है उनके पास, चल रहा ना बिजनेस। जबकि सारा तो भी चल रहा ना। इसका मतलब क्या है? अग्रीमेंट तो हो रहे हैं ना वहां पर। तुम भी तो करते ना कुछ इलीगल अग्रीमेंट्स। आई गहरी सांस ली और समझ में आया, हाँ हाँ सर, आपको कैसे मालूम? हम भी उन्हीं गलियों में से गुजरे हुए तो अग्रीमेंट्स रोज करते हैं, हम रोज डेली करते हैं, और डेली कुछ अग्रीमेंट्स लीगल होते हैं और कुछ अग्रीमेंट्स पॉसिबल है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इलीगल वाले कर सकूं, तुम्हारे पास में बहुत सारा टाइम है, इसके लिए तुम इलीगल वाले कर सकते हैं। तुम समझ गए समझदार हो काफी तो हाँ, ये पॉइंट एकदम एक्चुअल बुक में लिखा हुआ है, अग्रीमेंट्स में बी लीगल एज वेल एज अग्रीमेंट्स में बी इलीगल। ओके, कोई और डिफरेंस? दिखती बात है, सामने लिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट्स आर, ऐसा नहीं लिख सकते, अग्रीमेंट्स में बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि क्या सारे अग्रीमेंट्स अनलॉफुल है ना? कुछ तो लीगल भी है ना जिंदगी में, तुम भी तो कुछ लीगल कर रहे हैं ना, ये सारा ही इलीगल है लीगल है कि नहीं? हाँ, तो दोनों है ना, तो दोनों को भी अग्रीमेंट बोला ना अपन ने। तो तुम अगर ये स्टेटमेंट दे दोगे कि अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएंगे कभी। इसके लिए तुमको क्या बोलना पड़ेगा? अग्रीमेंट्स में बी नॉट एनफोर्सेबल और एनफोर्सेबल। मे बी वर्ड यूज करना जरूरी है, बिकॉज अग्रीमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मे बी एनफोर्सेबल, मे नॉट बी एनफोर्सेबल, मे बी लीगल, मे नॉट बी लीगल। दोनों के मतलब एक ही हो जाएंगे ना, मे बी लीगल मे नॉट बी इलीगल, मतलब हाँ, समझ आ गई बात? क्लियर है पक्का? और कोई फर्क बता सकते हैं?
गलत है, छोड़ दे। तू है ना किधर की बात किधर जोड़ रहा, नहीं आता वो यहाँ। कुछ और है अभी भी, एक बहुत क्रूशियल चीज है, क्लू के तौर पे मैंने कल पढ़ाई थी। बोलो, चलो और एक क्लू दूं क्या? अग्रीमेंट के बारे में ही था। agreement may be gracious and agreements may not be gracious। may not be gracious, वो non gracious ही हो जाता। agreements may be gracious and agreements may not be gracious, मतलब कुछ agreements social agreements होते हैं और कुछ agreements commercial nature के होते हैं। social agreement रणबीर कपूर करता, एक तरफा। और कमर्शियल अग्रीमेंट्स मतलब सारे बिजनेस टर्म्स वाले अग्रीमेंट होते हैं। कैसे? वो कुछ सर्विस देते, उसके बदले में पैसे लेते। वो कोई चीज बेचते, उसके बदले में अगेन पैसे लेते। मतलब इफ देयर इज सम गिव एंड टेक देन इट इज कॉल्ड एज नॉन ग्रेशियस। समझा क्या? इफ देयर इज सम गिव एंड टेक इट विल बी कॉल्ड एज नॉन ग्रेशियस। और दूसरा, इफ देयर इज नो गिव और इफ देयर इज नो टेक, दोनों में से कोई एक वर्ड गायब है, या तो गिव गायब है या तो फिर टेक गायब है, देन दे आर ऑल ग्रेशियस। क्योंकि या तो तुमने हाथ फैलाए हैं या तो तुम्हारे सामने किसी और ने हाथ फैलाए। समझा? देने वाला दोनों में से कोई एक ही है। समझा? चैरिटी इज अ ग्रेशियस अग्रीमेंट। इसको याद करने को थोड़ा टाइम लगता है, अभी जाने दो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, वो सब वापस पढ़ा दूंगा। अभी इधर आओ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस इज इक्वल टू, इसे गाओ ना थोड़ा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, बोलो ना ऐसा, ऑफर प्लस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस इज इक्वल टू। अब तुम बोलो ऑफर प्लस इज इक्वल टू, अब पूरा बोलना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस इज इक्वल टू, ऑफर प्लस इज इक्वल टू, बराबर है। फिर अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, वापस गाना चालू, अग्रीमेंट प्लस, नहीं बनता गाना, मत बनाओ गाना, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू, अग्रीमेंट प्लस इज इक्वल टू, अग्रीमेंट प्लस इज इक्वल टू, तो फिर से एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या? अब तुम बताओ ना, मैंने तो बता दिया, तुम बताओ। एनफोर्सिएबल का मतलब क्या? अभी तो पढ़ा है यार, कम ऑन, अभी क्या अभी भूल गए क्या? बड़े exactly those agreements which can be taken to the law court, these agreements are called as enforceable by law, and those agreements which cannot be taken to the court are called as, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते वो एनफोर्सिएबल, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं की जा सकती तो अनएनफोर्सिएबल। ये बात समझ आई क्या? पक्का समझ आई क्या? देख लो भला, पक्का? तो फिर ऐसा हुआ था कभी तो इतने ध्यान से सुनते तुम तो ऐसा हुआ था कभी तो कि दुनिया में पहली बार किसी ने किसी को ऑफर दिया होगा, है ना? नहीं, तुम गलत जा रहे हैं मैं एक कमर्शियल ऑफर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तुमको पता है ट्रेडिंग कहाँ से चालू हुआ है? सेल वाली ट्रेडिंग, जिसमें जिसके बदले में तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसको बार्टर बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ये कहाँ से चालू हुआ? कौन से सिविलाइजेशन से चालू हुआ? हाँ, हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत हाइप हो गया था इसको,
मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये बहुत ज्यादा बूम हो गया था, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करने आते थे लोग। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज थोड़ा सा ऊपर वाला। हाँ। और कौन सा था? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में ऐसा बोल सकते हैं कि टेंटेटिवली वहां पर ट्रेडिंग होता था। ऐसा मतलब वहाँ ट्रेडिंग ग्रो कर रहा था। इवन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इवन इन मोहनजोदारो वाला, वो ऑलमोस्ट एक ही है। तो वो उसमें ट्रेड हुआ ग्रो, जहां पर लोग पहले क्या करते थे? बार्टर। बार्टर एक्सचेंज। बार्टर मतलब गुड्स के बदले गुड्स। गुड्स के बदले गुड्स क्यों? है ना, कल भी बताया था। दुआएं काम करती क्या? नहीं। दुआएं से कुछ खरीद सकते क्या? नहीं। दुआओं से पेट भरता क्या? नहीं। कुछ तो मटेरियल होना जरूरी है, इसके लिए गुड्स के बदले गुड्स थे, क्योंकि तब क्या नहीं था? करेंसी नहीं थी, पैसे नहीं थे। फिर थोड़े दिन बाद लोगों ने क्या ट्रेडिंग चालू किया? गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स चालू कर दिए। उसके बाद कॉपर कॉइन्स चालू किए। उसके बाद स्टील कॉइन्स चालू हुए, एंड फाइनली जाकर के हमने शिफ्ट किया इनटू पेपर करेंसी। और आज क्या यूज कर रहे हैं? डिजिटल करेंसी, दैट इज वर्चुअल करेंसी। उसी में पढ़ा क्या? हाँ क्या? अच्छा, ओह, अभी लॉन्च हुआ इसके लिए। ठीक है। तो इन शॉर्ट, तरीके बदले, सिस्टम वही है। तरीके बदले, सिस्टम वही है। सिस्टम क्या है? गिव एंड टेक। बरोबर है ना? गिव एंड, जब तक कि ये नेचर नहीं आता गिव और टेक, सिर्फ गिव भी नहीं चलेगा और सिर्फ टेक भी नहीं चलेगा, दोनों भी चाहिए साथ में। मतलब इफ आई एम गिविंग समथिंग टू समवन, देन आई मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। अगर मैं किसी को कोई चीज दे रहा हूं, तो आई मस्ट गेट समथिंग इन। अब ध्यान से सुनना फिर से एक और बार। इफ आई एम गिविंग समथिंग टू समवन, देन क्विड प्रो क्वो। If I am giving something to someone, then quid pro quo. Quid pro quo. Quid pro quo. चाइनीज नहीं है। कौन था वो चाइनीज है ये? यांग वैंग थोड़ी किया मैंने। चाइनीज नहीं है, लैटिन लैंग्वेज है। ओरिजिनली लॉ जिसमें फ्रेम होता वो लैंग्वेज है ये, दैट इज लैटिन लैंग्वेज। क्विड प्रो क्वो। तुमको समझा नहीं क्या? ऐसा कैसे हो सकता कि तुमको समझा ही नहीं? क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न, उसका मतलब है इफ आई एम गिविंग समथिंग, आई मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। मैंने बस वर्ड्स चेंज कर दिए। इफ आई एम गिविंग समथिंग, देन आई मस्ट क्विड प्रो प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो। सर लर्न कैसे करने का? क्विड एक गाड़ी है, प्रो नाम की एक चप्पल आती, और कुओ का मेरे को पता नहीं। क्विड प्रो क्वो। लिख के तू, मजा आ रहा है ना? अरे तो फिर तेरे को क्या लगा? क्विड प्रो क्वो, समथिंग इन रिटर्न। RETURN, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। तो इसके लिए आज से तय कर लो, फोकट में किसी की मदद नहीं करना। उसको बोलना, उससे डील करना। उससे क्या डील करना? ऐसी डील करना, बोलना हम तुमको मदद करेगा, लेकिन वादा करो जब हमको जरूरत पड़ेगा तो तुम भी हमारी मदद करेगा। समझा क्या? ध्यान से। इसके अंदर तुमने क्विड प्रो लिखा क्या अभी? वो सेंस नहीं था अभी लिख के, क्योंकि वो और एक अलग पार्ट है, वो पूरा एक यूनिट है अगेन।
क्विड प्रो क्यू को लेकर। ये सिर्फ मैंने तुमको अभी इसके लिए बताया कि तुमको ये याद होना चाहिए कि वन साइड अग्रीमेंट कभी पॉसिबल नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन सके, मतलब नो ग्रेशियस अग्रीमेंट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी उसको कैसे लिखो, एक काम करो, सेंटर हेडिंग डालो, अग्रीमेंट यही डालना है, हाँ हो यही डालना है, सेंटर हेडिंग डालने का अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के अगेन दो डिवीजन, एक रहेगा तुम्हारा सोशल, एक रहेगा कमर्शियल। फिर एक में लिखेंगे ग्रेशियस, दूसरे में लिखेंगे नॉन ग्रेशियस। लिखा हुआ है क्या? तो लिखो, अग्रीमेंट में लिखा सोशल और दूसरे में लिखा कमर्शियल, और जहां पर तुमने सोशल लिखा वहां लिख दो ग्रेशियस और दूसरे में लिख दो नॉन ग्रेशियस। ये समझा गया? अब ग्रेशियस के अंदर लिखना, बोलू क्या? नथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। नथिंग इन रिटर्न एंड समथिंग इन रिटर्न लिखा। अब नथिंग इन रिटर्न बोले तो अब तुमको बदले में कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर तुमको बदले में कुछ नहीं मिलता? चैरिटी। जब आप डोनेशंस करते हो आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलता, कोई मटेरियल चीज़ आपको बदले में मिलने वाली नहीं है, ना ही आपको कोई सर्विस मिलती। लेकिन जैसे ही अपन बोलते कमर्शियल नेचर के अग्रीमेंट, वहाँ पर जब आप कुछ भी बेचते हो या कोई सर्विस देते हो या फिर आप किसी को पे कर रहे हो फॉर सर्टन सर्विस और फॉर सर्टन गुड्स, तो तब उसको बोलते हैं अपन कि वहाँ पर अपना अग्रीमेंट हुआ है। और यहाँ पर है ना, समथिंग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, पैसों के अलावा काइंड भी होता है। मतलब सिर्फ पैसे नहीं आएंगे समथिंग में, समथिंग में पैसे भी, काइंड भी। काइंड मतलब क्या? वहाँ पर आप गुड्स के बदले गुड्स दो, सर कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर गुड्स के बदले सर्विस दो, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सर्विस के बदले सर्विस दो, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर गुड्स के बदले पैसे, ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट है। सर सर्विस के बदले पैसे, ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट है। समझा? सर्विस के बदले सर्विस इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट। प्लम्बर ने सर्विस दिया इलेक्ट्रीशियन को, इलेक्ट्रीशियन ने सर्विस दिया प्लम्बर को, बोले एक दूसरे से पैसा ना लेते हुए एक दूसरे के घर पे रिपेयरिंग कर देते, सिंपल। तो दीज आर सर्विस के बदले सर्विस। इवन अ डॉक्टर गिव्स सर्विस टू हिज, मान लो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को फ्री में देता, चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर को कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाता रिटर्न भरने का, ऐसा। तो दीज आर द थिंग्स। क्या? चैरिटी तो होती बट उससे एक्चुअल कोई रिटर्न्स नहीं है। एक्चुअल रिटर्न्स है क्या? नहीं। एक्चुअल रिटर्न्स उसी से रिटर्न्स है क्या? तुम जब चैरिटी कर रहे हो वहां से कोई रिटर्न है क्या? तुम, अरे मेरे को बता, तूने कहीं डोनेशन किया, वहां से तेरे को कोई रिटर्न है क्या? एग्जैक्टली वहां से कोई रिटर्न है क्या? नहीं। वो तेरे को अदर मीन्स से मिल रहा, उसको कर्मा बोलते हैं। अच्छा काम किया, लोगों ने माउथ पब्लिसिटी की, तेरा नाम और अच्छा बनाया और तुझे और बिजनेस मिला, ये तेरा अच्छे कर्मों का फल। ये अपन इसको समथिंग इन रिटर्न में नहीं डाल सकते, क्योंकि तेरे को डायरेक्टली कोई रिटर्न नहीं मिला। ऐसा चैरिटी करके डायरेक्टली कोई रिटर्न नहीं मिलती एक्सेप्ट दुआएं, और दुआएं किसी के काम में। बस बी प्रैक्टिकल। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग का मतलब इट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड। काइंड भी हो सकता, कैश भी हो सकता। ये बात समझी? पक्का? आज का सेशन यही रोकते, थैंक यू। अब सीधा मंडे मिलेंगे हम, कल संडे है तो कल कोई लेक्चर नहीं है। धन्यवाद।